में स्वागत है। हमारे बीच सिद्धार्थ जी बाबू हैं, आलोक जी हैं, अभिन जी हैं, जी, तमाम साथी जो पटना के अलग अलग कोने से यहाँ पहुँचे हैं। एक बार फिर आप सबों का स्वागत करते हैं। इस किताब उत्सव का राज हमारे बीच अशोक कुमार पांडे जी, कश्मीर और कश्मीरी पंडित, ये उनकी किताब है जिसको फोकस करके हम बातचीत करेंगे। और खासकर हम लोग जो दिल्ली प्रदेश में रहने वाले हैं, कश्मीर के बारे में हम वही जानते हैं, ज्यादातर ये आम राय है जो टेलीविजन और अखबारों के माध्यम से हम तक पहुंचता है। कश्मीर बोलने से सिर्फ भूगोल हमारे दिमाग में उभरता है, लोगों के चित्र कम उभरते हैं, वहाँ की राजनीति, वहाँ की समाज की स्थिति, उनका खाना बाना, ये हम कम जानते हैं। तो हम अशोक जी के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे कि कश्मीर क्या है, कश्मीर का इतिहास, उसकी संस्कृति, उसकी परंपरा को जानने और समझने की कोशिश करेंगे। तो मैं अशोक जी से आपसे ये करूँगा कि क्या हम सब जो खासकर हिंदी प्रदेश में रहने वाले लोग कश्मीर को कैसे देखते हैं? क्योंकि आपने वहाँ काम किया, आपने किताब आई, तो जनरल आदमी का जो परसेप्शन है, हम कश्मीर को कैसे देखते हैं, कैसे देख पाते हैं, कैसे देखना चाहिए, यही कश्मीर के बारे में एक बात बिल्कुल जाहिर सी है कि हिंदी पढ़ी सर मैं थोड़ा मतलब कम कंसंट्रेशन है मेरे पास, तो भूल जाता है। तो कश्मीर एक ऐसी जगह है जिसके बारे में अगर आप देखेंगे तो हिंदी पट्टी क्या हिंदुस्तान घुमा हुआ है। हर चौराहे पर आपको कश्मीर पर कोई राय देने वाला मिल जाएगा। हर आदमी के पास कश्मीर पर एक राय है। लेकिन कश्मीर का इतिहास और वर्तमान अगर आप सोचेंगे या ये उम्मीद करेंगे कि उसके पास कश्मीर और इतिहास के वर्तमान के बारे में कोई समझ हो, तो वो आपको नहीं मिलेगी। हमारे यहाँ कहीं किसी सिलेबस में कश्मीर का इतिहास नहीं पढ़ाया जाता है। हमारे पास कश्मीर की जो खबरें आती हैं वो हमेशा बुरी खबरें आती हैं। कश्मीर में मान लीजिए कि कहीं गोली चल गई तो वो खबर आ जाएगी, आतंकवादी मारे गए तो खबर आएगी, कश्मीरी पंडित मारे गए तो खबर आएगी, आर्मी के लोग मारे गए तो खबर आएगी। तो कश्मीर को लेकर जो हमारा कंसेप्ट है पूरा, वो दो तरह का है। पहला तो ये कि ये कोई ऐसी जगह है जो हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है। और आप देखिए कि हम कभी नहीं कहते हैं पंजाब हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है। हमें कभी यह कहने की जरूरत नहीं पड़ती है कि बिहार हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है। लेकिन ये कहते हैं, हम अक्सर कह जाते हैं, और उसमें भी जम्मू नहीं कहते, हम सिर्फ कश्मीर कहते हैं। कश्मीर हिंदुस्तान का अभिन्न हिस्सा है। और इस अभिन्न हिस्सा के दावे को एक कॉलोनियल माइंडसेट से देखा जाता है, यानी कि किसी भी तरह से आपको कश्मीर पर कब्जा बनाए रखना है। कश्मीर का समाज, वहां के लोग, वहां की सामाजिक समस्याएं, इन सबसे दुर्भाग्य से हमारा भी कोई लेना होता है। जैसे एक आखिरी बात मैं कहूंगी, आपको हर भाषा की कविता का हिंदी में अनुवाद मिल जाएगा, दक्षिण भारतीय भाषाओं का आपको अनुवाद मिल जाएगा। कश्मीर के जो सबसे बड़े कवि हैं, कश्मीर के जो सबसे बड़े इतिहास के और वर्तमान के कवि आपको मिलेंगे, उनकी कविताओं का आपको अंग्रेजी में तो अनुवाद मिलेगा, हिंदी में अनुवाद मिलेगा। गलतियां तक के हिंदी में अनुवाद उपलब्ध नहीं है, बाकी की बात अच्छी। हाल के दिनों में अभी जो भारत सरकार का निर्णय 370 के बारे में आया, तो आपने वहाँ घूमा, आपने काम किया, तो 370 के बारे में वहाँ के लोगों की भावनाएं कैसे उसको देखते हैं, और हम लोग कैसे, ये जो बदलाव आया है इसका कैसा असर? इस किताब के आखिर का जो चैप्टर है वो उसको पूरा करने के लिए, ये किताब जब लिखी जा रही थी उसी बीच में 2020 के अगस्त में वहां से 370 को एब्रोगेट किया गया, और उसके बाद अक्टूबर में वहां पे लैंडलाइन शुरू हुए। तो मैं कश्मीर गया पहली बार, उसके बाद मैं तब पहुंच पाया, और मैंने कोई 30 लोगों को इंटरव्यू किया। श्रीनगर के बाहर तो मुझे नहीं जाने दिया गया, क्योंकि श्रीनगर में मैं घूम पाया, कुछ लोगों का मैंने इंटरव्यू किया और मतलब मैंने इसमें दिया हुआ है। 370 था क्या, अगर मतलब थोड़ा सा समय लेके मैं देखूं 370 था क्या, दो स्टेटमेंट से आपको बताता हूं। गुलजारी लाल नंदा ने जब 370 पे सवाल पूछा गया, तो गुलजारी लाल नंदा ने कहा कि 370 कश्मीर और हिंदुस्तान को जोड़ने वाली सुरंग है। 370 के रास्ते कश्मीर हिंदुस्तान तक और हिंदुस्तान कश्मीर तक आता है। दूसरी बात ये
कि कश्मीर में जितनी भी संवैधानिक पार्टियां यानी भारतीय संविधान को मानने वाली पार्टियां हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे मुफ्ती साहब की पार्टी हो, या और भी छोटी मोटी पार्टी जो थी, उनके पास एक ही चीज कहने के लिए थी कि 370 को हम कभी हटने नहीं देंगे। एक और पॉइंट मैं साथ में आपको जोड़ दूं कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो बाद में 370 के खिलाफ विरोध के बड़े एपिटोम बने, उस समय मंत्री थे राष्ट्रीय सरकार में, जिस समय 370 थे उस समय 364 हुआ करती थी, वो संसद में पेश हुई और श्यामा प्रसाद मुखर्जी या किसी और ने उस पर कोई सवाल नहीं उठाया। 370 का विरोध कैसे शुरू हुआ, मुखालिफत कैसे शुरू हुई, वो समझ लेने पर सारी बात समझ में आ जाती है। 370 के चलते वहां पर एक अलग संविधान बना, ये हम जानते ही हैं, लेकिन उसके पहले का किस्सा ये है कि कश्मीर के हिंदुस्तान में जुड़ने को लेकर शेख अब्दुल्ला जो सबसे बड़ा तर्क दिया करते थे वो ये कि हिंदुस्तान के साथ अगर हम जुड़ेंगे तो भूमि सुधार कर पाएंगे। यहां मैं आपको बता दूं कि मुगलों के काल से ही लैंड प्रॉपर्टी राइट्स कश्मीर के किसानों के पास नहीं थे। जमीन का जो अधिकार होता है वो किसानों के पास नहीं था। दूसरा मैं आपको बता दूं कि कश्मीर घाटी के अंदर खेती में काम करने वाले 96% सुन्नी मुसलमान थे और खेती पे जो कब्जा था वो उनका 5 से 4% भी नहीं था। उस पर डोगरास का कब्जा था या थोड़े बहुत कश्मीरी पंडित्स का या कुछ एलीट मुस्लिम क्लास का था, उनका ही जमीन पे कब्जा था। जम्मू में खेतों में मजदूरी करने वाले 89 से लेकर 95% तक दलित थे, जिनकी बात ही नहीं होती, और खेती पे कब्जा 98 से लेकर 100% तक डोगरास का था। ये जमीनों की स्थिति थी और शेख लगातार ये डिमांड कर रहे थे लैंड टू टिगर, जिसकी जमीन है कि सब जो जोतेगा जमीन उसकी होगी। तो जब ये हिंदुस्तान पाकिस्तान के बंटवारे की बात थी, अक्सर नुआंसेस हम भूल जाते हैं। शेख अब्दुल्ला के भाषण अगर उस समय पे पढ़े तो वो हर चौराहे पर एक ही बात करते थे कि चूंकि हिंदुस्तान आजाद हो रहा है और कांग्रेस सरकार में आ रही है और कांग्रेस के एजेंडे में भूमि सुधार है, तो हिंदुस्तान के साथ रहकर मैं भूमि सुधार लागू कर पाऊंगा। पाकिस्तान में ये संभव नहीं होगा और ये बात सही साबित हुई। पाकिस्तान के मियां इफ्तिखारुद्दीन जो कांग्रेस के लाहौर कांग्रेस के अध्यक्ष हुआ करते थे, उन्होंने जब भूमि सुधार की बात उठाई तो मियां इफ्तिखारुद्दीन को बर्खास्त कर दिया गया और वहां भूमि सुधार जैसी कोई चीज हुई नहीं, क्योंकि पंजाब के जो बड़े जमींदार थे वो वहां सत्ता में काबिज हो गए। तो शेख अब्दुल्ला ने पहला काम जो किया, किसी संसद के अंदर नहीं, लाल चौक पे खड़े होकर यह घोषणा की कि आज से लैंड रिफॉर्म लागू हो गया। इतनी जमीन से ज्यादा जिसके पास जमीन होगी वो ले ली जाएगी और लैंड का रीडिस्ट्रीब्यूशन होगा, जमीन किसानों में बांटी जाएगी। अब आप समझ सकते हैं किनकी जमीन गई। जिनकी जमीन गई उनकी दो डिमांड्स थी। सबसे पहले डिमांड तो थी कि इसको खारिज किया जाए, जो संभव नहीं था, सबको पता था। दूसरा ये हुआ कि इस पर कंपनसेशन दिया जाए। बाकी देश में जहां भी भूमि सुधार हुआ, आपके बिहार में भी हुआ है, तो कंपनसेशन दिया गया। शेख अब्दुल्ला ने कहा मैं कोई कंपनसेशन नहीं दूंगा क्योंकि ये कश्मीरी लोगों की जमीन थी जिस पर कब्जा किया गया। अब 370 के होने से ये सुविधा हुई कि जो हमारे यहाँ राइट टू प्रॉपर्टी संविधान में था वो कश्मीर में उस समय लागू नहीं होता, तो उन्होंने कोई कंपनसेशन नहीं दिया, वो उससे बच गए। उसके बाद दूसरा काम क्या किया, डेब्ट से मुक्ति, ऋण मुक्ति दे दी। जो ऋण लिए गए थे, ज्यादातर ऋण देने वाले डोगरास हुआ करते थे या कश्मीरी पंडित हुआ करते थे, तो ऋण से मुक्ति दे दी, उसका भी नुकसान हुआ। उसके बाद आप देखते हैं कि जम्मू के अंदर जो प्रजा सभा काम कर रही थी, जो आरएसएस का एक संगठन था, वो मूवमेंट शुरू करता है शेख अब्दुल्ला के खिलाफ। और मजेदार बात कर रहा हूं कि शेख अब्दुल्ला को उस समय कम्युनल नहीं कहा गया, कम्युनिस्ट कहा गया। अगर आप उस समय का पूरा लिटरेचर पढ़ेंगे, चाहे मल्लाज मखलूक को पढ़ेंगे, चाहे बाकी लोगों को, तो शेख इवन मैं अभी हाल में किसकी किताब, बाला साहब देवरस की किताब पढ़ रहा था, उन्होंने भी शेख अब्दुल्ला को कम्युनिस्ट कहा लैंड रिफॉर्म की वजह से। तो उसी के बाद इधर गांधी जी की हत्या हुई थी, हिंदू महासभा के ऊपर सवाल उठा था, तो पूरी इनकी पॉलिटिक्स जो है डिफंक्ट हो गई थी। तो कश्मीर इनको एक ऐसा मुद्दा मिला जहां पर डोगराओं का पूरा सपोर्ट मिला। यहाँ पर आपको जम्मू में भूमि सुधार के मुद्दे पर इन्होंने शेख पे हमला करना शुरू किया और भूमि सुधार का नाम चूंकि सीधे नहीं दे सकते थे, इसलिए इसको हिंदू मुसलमान में कन्वर्ट कराया गया और 370 को हटाने की डिमांड वहां से शुरू हुई। उसमें सर जो टेम्पररी वाला मामला था, मैं उस पर बात कर लूं अगर आप अनुमति दें तो। जी, टेम्पररी का सारा मामला है कौन जो दिल्ली में गालिब को ना जाने, ऐसा संभव है कि हमें ना जानना। शेख टेम्पररी
कि 370 को लेके टेम्पररी वाली बात बार बार की जाती है कि ये टेम्पररी था। सुप्रीम कोर्ट में ये मामला गया था, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आया था, उसको कोई पढ़ ले तो समझ में आ जाता है टेम्पररी का मतलब क्या था। दरअसल 370 क्या था? ऐसे सभी प्रदेशों में जहां जनता का धर्म और राजा का धर्म अलग अलग था, ये तय पाया गया था कि वहां जनता की जो राय होगी वो लागू होगा, यानी जनमत संग्रह होगा। आप जानते हैं कि जूनागढ़ में हमने जनमत संग्रह इसी आधार पर कराया और जूनागढ़ को हिंदुस्तान में शामिल कराया। कश्मीर में भी जनमत संग्रह होना था, और जब तक जनमत संग्रह नहीं होता तब तक 370 रहनी थी, क्योंकि युद्ध के बाद जो स्थितियां बन गई थी तुरंत जनमत संग्रह संभव नहीं था। तो ये था कि तब तक 370 रहेगी। मान लीजिए जनमत संग्रह होता है, उसमें हिंदुस्तान को बहुमत मिलता है, तो वहां की जो संविधान सभा होगी वो भंग हो जाएगी और उसी के साथ वो 370 को भी भंग कर देगी। यानी उसका प्रस्ताव जो देना था वहां की संविधान सभा को देना। लेकिन हुआ ये कि जनमत संग्रह कभी हो ही नहीं पाया, इसलिए उसका जो टेम्पररी वाला कैरेक्टर था वो परमानेंट बनता चला गया। और हटाया भी किस तरह से गया? अब सर बहुत लंबी बात हो जाएगी, कर लूंगा मैं उसको बात सारे रियासतों से मैं एक लाइन में कहूँ, सारी रियासतों से जो समझौता हुआ था हमारा, उसमें 3 शर्तें थी। 3 मामलों में उन्होंने हमसे समझौता किया था। पहला, विदेशी मामलों में भारत की केंद्र सरकार का पूरा अधिकार होगा। दूसरा, मुद्रा भारत की केंद्र सरकार छापेगी। तीसरा, डाकघर और तार की व्यवस्था और दूरसंचार की व्यवस्था भारत सरकार करेगी, राज्य सरकारें नहीं करेंगी। यही समझौता कश्मीर के साथ भी हुआ। लेकिन बाकी सारा, जैसे हैदराबाद ने थोड़ा लेट किया, वहां पुलिस वाला मामला आप जानते ही हैं। त्रावणकोर ने खुद को आजाद घोषित कर दिया, वहां किस तरह से विद्रोह हुआ, त्रावणकोर को शामिल किया गया। लेकिन ज्यादातर राज्यों ने इसको लेकर अपनी सहमत दे दी कि इन 3 मामलों में नहीं, बाकी मामलों में भी हम संविधान के हिसाब से ही चलेंगे। कश्मीर के मामले में, क्योंकि कश्मीर 26 अक्टूबर को जाके होता है, तब तक सहमति नहीं आई थी, इसलिए वहां पर 370 के थ्रू उनको विशेषाधिकार दिया गया। कई दूसरे प्रदेशों में भी 370, 78, नागालैंड, मणिपुर, गुजरात में, झारखंड में भी कई हिस्सों में। मेरी चिंता यह है कि कश्मीर पर जब भी हम बात करते हैं तो 370 और कश्मीरी पंडितों का पलायन, इसके अलावा कोई बात ही नहीं होती। एक और परसेप्शन जो चलता है आपने कि बाहर 370 हटने के बाद अब हम भी जाके जमीन खरीद सकते हैं, जबकि मुझे लगता है कि ऐसा नहीं। आपकी किताबें भी 1927 का ये मामला। पहली बात तो ये कि पटना का कोई आदमी श्रीनगर में जमीन क्यों खरीदेगा? हम जमीन कहाँ खरीदते हैं? या तो अपने गृह प्रदेश में जमीन खरीदते हैं कि हम बता सकें कि हमारे गांव में इतनी जमीन है, या तो हम जिस शहर में बसते हैं वहां एक जमीन का टुकड़ा खरीदते हैं, वहां 2 कमरे का घर बनाते हैं ताकि हमारे सर पे एक परमानेंट छत मिल सके। बाकी जगह जमीन कौन खरीदता है? यहाँ जितने लोग बैठे हैं, कोई बताए कि मैसूर में कितने लोगों ने जमीन खरीदी है या बीकानेर में कितने लोगों ने जमीन खरीदी है? तो ये जो मैं आपसे कह रहा था ना कि ये जो औपनिवेशिक सोच है कि कश्मीर हमारे कब्जे में है, कबीलाई और औपनिवेशिक सोच में क्या होता था कि हम जहाँ कब्जा करेंगे वहां की जमीन कब्जा करेंगे, वहां की लड़कियां लूटेंगे। गाय लूटने से शुरू होता है वो, लेकिन वहां तक आता है कि लड़कियां लूटेंगे, जमीन कब्जा करेंगे। तो कश्मीर जब आया, मैं आपको एक मजेदार किस्सा सुना देता हूँ कि जब कश्मीर में 370 हटा तो फेसबुक पे एक पोस्ट चल रही थी कि लाल चौक रोड पर जमीन खरीदने के लिए संपर्क करें। तो मैंने लोगों से पूछा कि भाई पहले ये बताइए कितने कैनाल जमीन खरीदेंगे, और फिर मुझे ये बताइए कि कम वक्त लाल चौक रोड है कहाँ कश्मीर में। 12-15 बार तो मैं चला आया, लाल चौक पता नहीं कितनी बार गया होगा, लाल चौक रोड जैसी कोई जगह तो मैंने देखी नहीं। तो चक्कर ये था कि आपको लाल चौक पता था तो लाल चौक रोड आपने बना दिया, और आपको ये भी नहीं पता है कि श्रीनगर में इतनी महंगी जमीन है कि आम आदमी के लिए खरीदना असंभव है। लेकिन ये सब तो अलग बात है। जो 370 हटने के बाद स्थिति है उसमें भी किसी को यूं ही नागरिकता या जमीन खरीदने का अधिकार नहीं है। आपको वहां की नागरिकता के लिए अभी भी शर्त है ना, उसके बाद ही आप वहां पर जाकर जमीन खरीद। और रिकॉर्ड बताता है कि अभी तक 2 लोगों ने श्रीनगर में जमीन खरीदी है, एक रिटायर्ड IAS है, एक रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर। इस किताब में आपने बहुत ही राज तरंगिनी और उस जमाने के कश्मीर का इतिहास है उसको उल्लेख किया है। डोगराव के शासन के समय, हालांकि मुगलों का भी इसमें जिक्र है कि अब तक पूरे कश्मीर के मामले में कश्मीरी पंडित भी लगता है कि वही पीड़ित थी। कई बार ऐसा नजर आता है कि वो विक्टिम कार्ड प्ले कर रहे हैं, जबकि डोगरा के समय में या मुगल के समय में कई प्रमुख पदों पर है, जमीन पर, संपत्ति पर उनका कब्जा है। मामला बिगड़ता कहाँ?
देखो ये दोनों एक्सट्रीम्स हैं। अगर हम कहें कि केवल कश्मीरी पंडित पीड़ित रहे हैं तो ये एक एक्सट्रीम है, और हम कहें कि कश्मीरी पंडित विक्टिम कार्ड खेल रहे हैं तो ये दूसरा एक्सट्रीम है, और दोनों गलत है। मामला बीच का है। जैसे डोगरा पीरियड की आप बात कर रहे हैं, हुआ क्या था, अगर अकबर तक आपको ले जाऊं तो जब अकबर ने कश्मीर पे कब्जा किया तो लोकल प्रशासन चलाने के लिए हमेशा आपको लोकल लोग चाहिए होते हैं। आप प्रधानमंत्री कहीं बाहर से लाके भले बना लीजिए, लेकिन तहसीलदार और पटवारी आपको लोकल चाहिए होता है, जो लोकल भाषा जानता हो, लोकल रास्ते जानता हो। तो जब अकबर वहां पे आया तो वहां की जो इस्लामिक आप कह सकते हैं कि जो सत्ता थी उसको हटा के आया, नजक साम्राज्य को। आपके बिहार से तो रिश्ता है, यहाँ पर शेख अब्दुल्ला आए भी थे, वो रोड भी बनाए थे, मैं गया था देखने के लिए, जो कश्मीरी चक गांव है आपका। तो चक को यहाँ पर उन्होंने, यूसुफ शाह चक को उन्होंने यहाँ पर भेजा और कश्मीर पे कब्जा कर लिया। तो वहां चक जो थे वो उनके साथ तो आते नहीं, चक के साथ जो बाकी मुस्लिम कम्युनिटी थी वो भी उनके साथ नहीं आती। तो उनको सबसे विश्वसनीय कौन लगे? कश्मीरी पंडित लगे, क्योंकि पढ़े लिखे थे, फारसी जानते थे और लोकल थे। लेकिन ये तो हुआ अकबर की तरफ से। कश्मीरी पंडितों की तरफ से जरा सोच के देखिए, माइनॉरिटी थी, और माइनॉरिटी थी। जब भी कोई फैनाटिक मुस्लिम शासक आता था तो कश्मीरी पंडितों के ऊपर गोली गुजरती थी। ये सच्चाई है। इस सच्चाई से अगर हम मुंह मोड़ेंगे तो बहुत सारा इतिहास जो है वो गड़बड़ करेंगे। तो एक माइनॉरिटी के रूप में ताकत में बने रहने के लिए उनके पास क्या तरीका था? सत्ता के साथ चिपके रहना। सत्ता के साथ अगर वो चिपके हुए हैं तो फिर थोड़ी सी ताकत उनको मिलती थी, सिक्योरिटी मिलती थी। तो जब अकबर ने उनका साथ दिया तो अकबर की प्रशंसा में वहां पर तमाम सारा काव्य लिखा गया, उस जमाने में उनको नौकरियां मिली, और धीरे धीरे एक डिपार्टमेंट उन्होंने कब्जा कर लिया, रेवेन्यू डिपार्टमेंट। आप देखते हैं अफगान पीरियड इतना बुरा था, लेकिन उस पर कब्जा किसका था? रेवेन्यू पीरियड, रेवेन्यू पे कब्जा पंडितों का था। सिख पीरियड में भी रेवेन्यू पे कब्जा पंडितों का था, और ऐसे ही जब डोगरा वहां पहुंचते हैं तो भी रेवेन्यू पे कब्जा उन्हीं का था। और जब हम कश्मीरी पंडित कहते हैं तो उन 8-10 एलीट परिवारों के, घर परिवार और बाकी परिवारों की बात नहीं करते हैं जिनके पास राजनीतिक संपत्ति थी। बहुत सारे, ज्यादातर कश्मीरी पंडित मिडिल और लोअर मिडिल क्लास के थे, और सरकारी नौकरी उनके लिए इकलौता रोजगार का साधन था। क्योंकि जिस तरह का हमारा ब्राह्मणवाद है उसमें वो जमीन जोत नहीं सकते थे, बो नहीं सकते थे, मजदूरी का काम कर नहीं सकते, तो सरकारी नौकरी की इकलौता सहारा था कि वो आ सके, और सरकारी नौकरी पाने के लिए वो हमेशा सत्ता के पास थे। अब प्रॉब्लम ये हुई, दो प्रॉब्लम। जैसे पटवारी के बारे में आप सोचिए, जब पटवारी आपसे जमीन का कर वसूलने जाता है तो आपके सबसे सामने जो दुश्मन नजर आता है वो पटवारी नजर आता है। पटवारी प्रोफेशन ऐसा है कि बिना करप्ट हुए काम नहीं चलता है, तो भयानक करप्शन था ही। तो कर देने वाली जनता मुसलमान, कर वसूलने वाला पंडित, तो एक तो उनके बीच में वो दुश्मनी पैदा हो। दूसरा, कश्मीरी समाज में कहीं न कहीं ये स्थापित होता गया कि कश्मीरी पंडित लगातार बाहरी लोगों का साथ देते। और मैं आपको बताऊं कि 90 तक तो ये बना है, क्योंकि आजादी के बाद भी इंदिरा जी की कैबिनेट हो, चाहे नेहरू जी की कैबिनेट हो, बाद में राजीव जी की कैबिनेट में भी कश्मीरी पंडितों का बहुत असर था। 90 के दशक में जब आतंकवाद शुरू हुआ तो वहां से 16 बड़े अखबारों के रिपोर्टर थे, मुझे 16 या 15 मुझे याद नहीं, उसमें सिर्फ एक मुसलमान था, बाकी सारे के सारे कश्मीरी पंडित थे। तो ये जो पूरा बनता है कि ये तो हमेशा बाहर वालों का ही साथ देते हैं, इसमें वो समाज के आपने भी जिक्र भी किया है कि कई बार जमीन पर कश्मीरी पंडित ने जो कर वसूल रहे हैं, बाकी तो कई बार वो करते करते थोड़ा अत्याचार जैसा भी करने लगते। एकदम करेंगे ना, छोटा अधिकारी करता ही है। देखिए हरि सिंह जब जीत के आया तो हरि सिंह ने कश्मीर कोई जीता नहीं था। हरि सिंह गुलाब सिंह कौन थे? सरदार रणजीत सिंह के सिपा सलार थे। जम्मू का राजा उनको बनाया गया था, लेकिन वो ट्रिब्यूट देते थे रणजीत सिंह को। रणजीत सिंह के दरबार में उनके भाई ध्यानचंद जो थे वो प्रधानमंत्री। रणजीत सिंह जब तक जिंदा रहे अंग्रेजों ने कोई नजर नहीं डाली, लेकिन उनके मरने के बाद वहां उत्तराधिकार संघर्ष शुरू हुआ, अंग्रेजों ने कब्जा करने की सोचा। गुलाब सिंह को अवसर मिला, अंग्रेजों के साथ समझौता कर लिया। जिस कोबराओं के युद्ध में उनको सेनापति बनना था उसमें वो गए ही नहीं, सिख सेना हार गई। पहले से तय था 1.5 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया गया महारानी के ऊपर। महारानी के पास 1.5 करोड़ रुपए थे नहीं, उसमें से 75 लाख रुपए गुलाब सिंह ने दिए, और 75 लाख के बदले उनको जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगिट बाल्टिस्तान, पुंछ, पूरे का राज्य मिल गया, अनन्य अधिकार इस पर मिल गया। तो 75 लाख जब खर्च करके आए थे तो पहला काम उनका यह था कि 75 लाख से ऊपर वसूल कर लें। इसलिए गुलाब सिंह किस तरह से लोगों से पैसा वसूलते थे इसके बहुत सारे किस्से मैंने लिखे थे। अब ये पैसा गुलाब सिंह तो वसूलने जाएगा तहसीलदार, पटवारी, शकदार, चौकीदार, ये वसूलने जाएंगे, और जो नेचुरली जो जितना अधिक वसूल के ले आएगा उसको उतना बढ़िया माना जाएगा। तो एक तरफ तो जितना अधिक वसूलेगा जनता की नजर में वो उतना बड़ा विलन होगा, और वो राजा की नजर में उतना बड़ा हीरो होगा। राजा का आप विरोध कर नहीं सकते, आपके बीच का आदमी है, वहां से बीच में
ये इस तरह से इतिहास में कई सारे झगड़े ऐसे हर जगह है, यहाँ भी है वहाँ भी है, उसको दुरुस्त करने के बजाय स्थिति और बिगड़ती है। 30 का दशक लगा तो लगा कि कुछ चीज पटरी पर आ रही, लेकिन आजादी के बाद आजादी आते आते क्या दिल्ली ने ठीक से टैकल नहीं किया, समझा नहीं कश्मीर की परिस्थितियों को, वहाँ के लोगों को? दिल्ली की गड़बड़ी की वजह से चीजें लेकिन पहले 30 के दशक को समझना पड़ेगा। 30 का दशक जो है बहुत डिस्टर्बेंस का दशक था कश्मीर में। 30 के दशक में हुआ क्या था कि कश्मीर में एक आंदोलन शुरू हुआ कश्मीर कश्मीरियों के लिए। वो क्या रहा था कि महाराजा साहब और अंग्रेज जो थे वो दूसरी जगहों से ला के सीनियर ऑफिसर्स भर्ती कर रहे थे। कश्मीरी पंडितों को लगा हमारे हाथ से नौकरी जा रही है, तो वहां आंदोलन शुरू हुआ कश्मीर कश्मीरियों के लिए। आंदोलन बढ़िया चला और 1926 में जब हरि सिंह सत्ता में आते हैं तो वो कश्मीर कश्मीरियों के लिए घोषित कर देते हैं, जो बाद में 35 किया जाता है 27 में। लेकिन इसी समय तक एक गड़बड़ हो गई थी। मुसलमान पीछे थे लेकिन इतना भी पीछे नहीं थे। 27-28 आते आते मुस्लिम लड़के ग्रेजुएट हो के अलग अलग जगहों से आने लगे। शेख अब्दुल्ला खुद अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से साइंस के पोस्ट ग्रेजुएट होकर गए थे, MSc करके गए हुए थे। उन्होंने भी कहा कश्मीर कश्मीरियों के लिए, मतलब कश्मीरी हिंदू भी कश्मीरी मुसलमान भी। ये कभी कश्मीरी पंडितों ने सोचा नहीं। कश्मीरी मुसलमानों ने जब अपनी नौकरी के लिए डिमांड करना शुरू किया तो वहां दोनों के बीच में टसल शुरू हुई। आप जानते हैं कि फिर इस्लाम खतरे में आ गया, बीच में दंगे हुए, उसके बाद क्या क्या हुआ, फिर गांधी कमीशन बना और पहली बार कश्मीर में रिजर्वेशन का मामला आया, आरक्षण का, कि मुसलमानों के लिए कुछ सीट आरक्षित की जाए। और ये बात मैंने अपनी किताब में भी बार बार लिखी है कि कश्मीर में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच में जो रिश्ता स्थापित हुआ वो वैसा ही हुआ जो बाकी जगह, बाकी हिंदुस्तान में दलितों और सवर्णों के बीच में हुआ। कि जब दलित पंडित कराए नौकरी के लिए तो सवर्णों ने कहना शुरू कर दिया कि ये तो हमारे विशिष्ट अधिकार का हनन है, योग्यता का सवाल उठाना शुरू किया। कश्मीर में पंडित को योग्यता का सवाल उठा। हालांकि अच्छा ये रहा कि मुस्लिम कॉन्फ्रेंस जो थी वो बहुत जल्दी नेशनल कॉन्फ्रेंस में बदल गई। नेहरू का जो असर था, सरदार भगत सिंह को अध्यक्ष बनाया गया और एक मतलब आप अगर उसको सेकुलर ना भी कहें तो सर्वधर्म समभाव वाला एक आंदोलन वहां पे शुरू हुआ। 47 में हरि सिंह अगर हिंदुस्तान में शामिल होने के लिए तो आपने जिक्र किया है लगा कि कुछ चीजें ठीक हो रही, सावरकर एक बार जाते हैं बीच में। हाँ, सावरकर भी गए थे, जिन्ना भी गए थे, एक ही साल गए थे और जिन्ना को भी वहां से भगाया गया था, सावरकर को वहां से भगाया गया। शेख अब्दुल्ला ने जिन्ना को कहा था कि अगर आप कश्मीरी मामलों में ज्यादा हस्तक्षेप करेंगे तो मुझे डर है कि आप इज्जत से वापस नहीं लौट पाएंगे। और सावरकर का भाषण तो आधे में रुकवा दिया गया था। शिवनारायण कोतेदार ने खड़े होकर कहा था कि आप महाराष्ट्र में जाके ये हिंदू मुसलमान की थी, हमारे कश्मीर में इस तरह से हिंदू मुसलमान नहीं होता। तो ये स्थितियां थी, लेकिन महाराजा हरि सिंह ने अगर समय पर निर्णय ले लिया होता तो शायद स्थितियां इतनी नहीं बिगड़ती। माउंटबेटन गए मिलने के लिए कि भाई कोई निर्णय ले लो कि हिंदुस्तान में शामिल हो गए कि पाकिस्तान में शामिल हो गए। पेट दर्द का बहाना बना के हरि सिंह बाहर ही नहीं निकले। रामचंद्र ताज में उनके प्राइम मिनिस्टर थे, ब्रिटिश लाइब्रेरी में उनके पेपर्स हैं, उसको पढ़ने में समझ में आता है कि वो आजाद पाकिस्तान का सपना देख रहे थे। उन्होंने कहा कि अंग्रेजों से हमारा समझौता हुआ था, लैप्स कर गई तो अब हम आजाद कश्मीर। पाकिस्तान में कबीलाई आक्रमण तो कहा जाता है, वो किसी पाकिस्तान की सेना का आक्रमण था, आक्रमण कर दिया। राजा ने पहले रोकने की कोशिश की, जब नहीं रोक पाए तो हिंदुस्तान से मदद मांगी। हिंदुस्तान ने शर्त रखी कि जब तक विलय नहीं करोगे तब तक हम इस तरह का सेना नहीं भेज सकते। विलय हुआ, उसके बाद सेना गई, उसमें एक हिस्सा पाकिस्तान के पास रह गया। अच्छा, गिलगिट बाल्टिस्तान तो अंग्रेजों ने पहले ही गिफ्ट कर दिया था पाकिस्तान को। मतलब ये किस्सा बहुत कम लोग जानते हैं कि जो गिलगिट बाल्टिस्तान है, जिस दिन हमारा देश आजाद हुआ वहां पे गिलगिट स्काउट का जो हेड था मेजर ब्राउन, उसने कबीलाई हेड्स थे उनको बुलाया और वहां पाकिस्तान का झंडा फहरा दिया। और पाकिस्तान से 3 दिन बाद तहसीलदार लेवल का ऑफिसर जो है वो गिलगिट बाल्टिस्तान का चार्ज लेने आया। माउंटबेटन ने 1974 में एक इंटरव्यू में कहा है कि हम चाहते थे कश्मीर पाकिस्तान में चला, तो अंग्रेज तो अपना केस दे ही रहे। तो गड़बड़ ये हुई कि कश्मीर की शुरुआत ही गड़बड़ हो गई। हमारे पास ये चिंता हमारी ज्यादा हो गई कि कश्मीर किसी भी तरह से हमारे पास है। और बख्शी साहब के एक चुनाव का मैं किस्सा सुनाता हूं कि बख्शी साहब जब चुनाव जीते एक बार तो नेहरू जी को उन्होंने खत लिखा कि हमने इतनी सीटें जीत ली है। मेरे ख्याल से 95% सीटें या 98% सीटें उन्होंने जीत ली थी। तो नेहरू जी ने जवाब दिया कि थोड़ी कम सीटें जीतते तो विश्वसनीय लगता। यानी दिल्ली की हमेशा कोशिश रही कि वहां एक ऐसा आदमी रहे जो हमारा परिस्थिति है, ताकि कोई मुख्यमंत्री खड़ा होकर ना कह दे कि हमें आजादी चाहिए या फिर हमें पाकिस्तान से मिलना। उस चक्कर में हमने लोकतंत्र को वहां कभी पनपने ही नहीं दिया।
1976 तक सारे चुनाव लीक हुए। जनता पार्टी के शासन में पहला चुनाव जो 1976 में हुआ, जिसमें जनता पार्टी वहां चुनाव लड़ने गई थी और मुरारजी भाई, जगजीवन राम, सारे लोग प्रचार करने गए थे और शेख अब्दुल्ला जबरदस्त जीते थे उस चुनाव को। उसके पहले वहां 17 या 18 सीटें ऐसी थी जिस पर कभी चुनाव ही नहीं हुआ था, निर्विरोध चुनाव था। 76 में लोगों की उम्मीद जगी कि अब शायद होने लगे, लेकिन इंदिरा जी 82 में इंदिरा जी ने जो किया कि शेख अब्दुल्ला के मरने के बाद फारूक साहब चीफ मिनिस्टर बने। फारूक साहब जब चीफ मिनिस्टर बने तो चुनाव होना था। इंदिरा जी ने कहा कि हमारे साथ मिलकर करो। फारूक साहब ने मना कर दिया कि नहीं, अलग अलग लड़ते हैं, अगर सीट कम पड़ेगी तो कॉम्बिनेशन बना लेंगे अपना, या जब सेंट्रल इलेक्शन होगा तो हम साथ मिलकर लड़ लेंगे। इंदिरा जी बहुत नाराज हुई। आप सोचिए कि 15-16 दिन लगातार वहां पर प्रचार किया और इतना ज्यादा ध्रुवीकरण हो गया कि जम्मू की सारी सीटें कांग्रेस में जीती और कश्मीर की सारी सीटें जो है फारूक अब्दुल्ला ने जीती। उसके बाद जो एनटी रामाराव और रामकृष्ण हेगड़े वाला जो एक चला था विपक्षी एकता का मामला, उसकी एक मीटिंग बुला ली फारूक अब्दुल्ला। उस मीटिंग के बाद इंदिरा जी इतना नाराज हुई कि पीके नेहरू जो उनके बड़े भाई लगते थे, उनसे कहा किसी भी तरह फारूक अब्दुल्ला की सरकार को बर्खास्त करो। पीके नेहरू पुराने आदमी थे, उन्होंने कहा ये सब काम मैं नहीं करता हूं। पीके नेहरू को उठा के ट्रांसफर कर दिया गया गुजरात और वहां भेजा गया जगमोहन में जाने के बाद उससे पहले एक और कहानी पूरी कर लेंगे जिसको फिर ये वो बना हुआ है। जगमोहन जब वहां पे पहुंचते हैं तो पहला काम क्या करते हैं कि गुल मोहम्मद शाह जो शेख अब्दुल्ला के दामाद थे, उनके नेतृत्व में पार्टी को 2 हिस्से में बांट देते हैं और इनकी सरकार बर्खास्त हो जाती है। गुल मोहम्मद शाह को वहां चीफ मिनिस्टर बना दिया और गुल मोहम्मद शाह को नाम दिया लोगों ने गुल कर्फ्यू, क्योंकि उसके बाद 70 दिन तक कश्मीर में कर्फ्यू लगाया फारूक के समर्थन में। तो ये जो मैं बता रहा था कि इस तरह से जो डेमोक्रेसी वहां नहीं चलने दी गई, 86 आते आते जब 86 के चुनाव में रिगिंग होती है तो लोगों को लग जाता है कि ये सरकार हमको कभी डेमोक्रेटिक तरीके से अपनी सरकार नहीं चुनेगी और वो गुस्सा कहीं ना कहीं जो है एंटी इंडिया हो गया। इस जगह आपने जिक्र भी किया है सरदार पटेल की भूमिका के बारे में, वो मतलब अनिच्छुक थे, चलो कश्मीर ना भी आए तो कोई बात नहीं, हमारे पास और भी कई सारे राज्य और बीपी मीना ने लिखा है कि कश्मीर में हमारी कोई रुचि नहीं। सरदार साहब की सबसे बड़ी चिंता हैदराबाद की। सरदार साहब चाहते थे कि कैसे भी हैदराबाद हमारे हाथ से नहीं, क्योंकि वो क्षेत्र था और चूंकि कश्मीर मुस्लिम बहुत था तो वो कश्मीर पर समझौता करने को तैयार थे कि कश्मीर पाकिस्तान में चला जाए। बीपी मीना ने 3-4 जगह इसका जिक्र किया है। इसके अलावा माउंटबेटन के जो अटैची हैं, प्रेस अटैची हैं, एरन कैंपेल, उन्होंने भी जिक्र किया है कि सरदार पटेल ने उस तरह से कभी कश्मीर में कोई रुचि नहीं दिखाई। आपको बताऊं, कबीलाई हमले के 2 महीने पहले जवाहरलाल नेहरू ने एक खत लिखा होम मिनिस्ट्री को, सरदार साहब को, कि पाकिस्तान जो है वो हमारे ऊपर आक्रमण कर सकता है जाड़ों की शुरुआत में। उस पत्र में कोई ध्यान ही नहीं देता है, लेकिन एक बार जब समझौता हो गया उसके बाद सरदार साहब बहुत सक्रिय हो गए और उस सक्रियता ने भी अपना नुकसान पहुंचाया, क्योंकि सरदार साहब की कहीं न कहीं जो सहानुभूति थी वो राजा हरि सिंह के प्रति ज्यादा थी। शेख अब्दुल्ला को पसंद नहीं करते हैं और डिटेल में नहीं है, तो बहुत उलझ गया कश्मीर साहब। वो आईबी की जो रिपोर्ट उन्होंने भेजी थी मलिक साहब ने, तो उन्होंने उसके लिए भी वो नाराज थे कि हम जो चाह रहे हो तो नहीं कर रहे। वो बार बार लिखते हैं कि जो मैं रिपोर्ट दे रहा हूँ उसमें काट छाट करके फिर प्रधानमंत्री तक पहुंचाया जा रहा है। अगर नेहरू नहीं होते तो शायद कश्मीर हाथ से निकल जाए। नहीं, अगर नेहरू नहीं होता तो शायद हिंदुस्तान में कश्मीर आता ही नहीं, निकलने की तो बात छोड़। शेख अब्दुल्ला के ऊपर जो आरोप था तो 1952 में उनको गिरफ्तार किया गया, वो कभी सिद्ध नहीं हुई। ये बिल्कुल गलत बात थी कि वो कोई अमेरिकी प्रतिनिधि से वहां मिलने गए थे कश्मीर की आजादी के लिए, कभी सिद्ध नहीं। बाद में 86 के चुनाव में जो गड़बड़ी, वहां से फिर बाद में बहुत ज्यादा पिटल कश्मीर में आतंक का पूरा माहौल बना। उसका भी जिक्र आप नहीं किया, क्योंकि चुनाव में जो रिगिंग हुई थी और उसको रिगिंग अकेला कारण नहीं थी। मैंने बताया कि उस रिगिंग के बाद ये भरोसा हो गया। दरअसल क्या था, उस चुनाव में कौन था, MUF लड़ रही थी, मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट। मुस्लिम यूनाइटेड फ्रंट कश्मीर के सभी असंतुष्टों का एक संयुक्त संगठन था और ये कहा जाता है, इलेक्शन में बहुत सारा लिटरेचर बाद में आया कि अगर ईमानदारी से चुनाव हुआ होता तो भी वक्त 10-12 से ज्यादा सीट नहीं जीत पाती, फिर भी रिगिंग की गई, उसके प्रमुख उम्मीदवारों को हराया गया। तो ये साबित हो गया कि हिंदुस्तान कभी यहाँ पर डेमोक्रेसी को नहीं चलने देगा और पाकिस्तान ने उसका फायदा उठाया, उसमें कोई दो नहीं। शुरुआत हुआ आंदोलन JKLF की आजादी से, 6 महीने के अंदर हिजबुल मुजाहिदीन के हाथ में आ गया, जो आजादी का मतलब क्या पाकिस्तान करना शुरू करते हैं, या ला इलाहा इल्लल्लाह कहना शुरू करते हैं। जबकि JKLF जो आया था वो आजादी के नारे के साथ आया था, ना हिंदुस्तान ना पाकिस्तान, कश्मीर में खुद मुख्तारी से।
लेकिन उन्होंने तो मुख्तारी की जगह पाकिस्तान से रिप्लेस कर दिया और उसके बाद तो बाद में जब जगमोहन राज्यपाल बन के वहां जाते, बहुत सारे आरोप जगमोहन के ऊपर भी लगते हैं कि जगमोहन ने बहुत ज्यादा चीजों को दुरुस्त करने के बजाय और गड़बड़ कर दी। इस पर चीजें गड़बड़ हो चुकी थी। देखिए, ये भी दो एक्सट्रीम्स हैं जिसमें कहा जाता है कि शेख अख्तर जगमोहन के चलते कश्मीरी पंडितों का विस्थापन उन्होंने कोट किया है कि वो जगमोहन दूरदर्शन से सारे मुसलमान आतंकवादी। हाँ, उन्होंने कहा कि एक भी आतंकवादी को जिंदा नहीं छोड़ा जाएगा और कुछ दिन बाद कहा कि सारे मुसलमान आतंकवादी हो चुके हैं। जगमोहन की ये बड़ी गलती थी कि उस समय जो प्रो इंडिया फोर्सेस थे उनको साथ लेकर वो नहीं चल पाए। लेकिन ये कहना कि सिर्फ जगमोहन के चलते कश्मीरी पंडित वहां से विस्थापित हो गए, ये कम से कम मैं सही नहीं मानता हूँ। जो मेरा आरोप जगमोहन को ये भी लगता है कि उनके कहने पर लोगों ने बहुत पलायन किया। तो मैं बोल रहा था, आपने वही सवाल पूछ लिया कि मैं इसको लेकर नहीं मानता हूँ। हाँ, जगमोहन ने उनको रोकने की जो कोशिशें करनी चाहिए थी वो कोशिशें उस तरह से नहीं की, ये मैं जरूर कहता हूँ। लेकिन जगमोहन के कहने पे सारा पलायन हो गया। जहां आप 1500 साल से रह रहे हैं, बाहर से आए हुए राज्यपाल के कहने से आप छोड़ देंगे। स्थितियां वाकई बहुत खराब है। स्थितियां वाकई ऐसी थी कि वहां पे कश्मीरी पंडितों के लिए रहना मुश्किल हो गया था। इस सच्चाई को हमको स्वीकार करना पड़ेगा। बाद में जो असल प्रॉब्लम जगमोहन नहीं थे, असल प्रॉब्लम थे विश्वनाथ प्रताप सिंह और मुफ्ती मोहम्मद सईद। मुफ्ती मोहम्मद सईद का एक ही लक्ष्य था कि किसी भी तरह फारूक अब्दुल्ला को चीफ मिनिस्टर से हटाना है और बीपीसी कश्मीर के बारे में कुछ जानते नहीं थे। मुफ्ती के ऊपर आंख मूंद के भरोसा करते। फिर मुफ्ती की बेटी का जिस तरह से अपहरण हुआ, फारूक अब्दुल्ला क्या पूरा कश्मीर कह रहा था कि किसी को छोड़ने की जरूरत नहीं है, लेकिन अपने कश्मीरी पंडित दोस्त को लेके जाते हैं वहां पर, वो भट्ट साहब को लेके जाते हैं और सारे लोगों को रिहा जिस तरह से करवाया जाता है, उसने आतंकवादियों को हीरो बना दिया। लोगों का भरोसा बढ़ गया आतंकवादियों के ऊपर कि उन्होंने तो केंद्र सरकार को झुका दिया और उसके बाद से कोई आतंकवादी हीरो। उसके बाद जो आतंक का दौर शुरू हुआ, बहुत सारी हत्याएं, तो हम लोगों तक बात है आपकी परसेप्शन इसे कश्मीरी पंडित ही माने गए और सब मुसलमानों ने उनको माना, उसकी क्या सच्चाई? ये दूसरा एक्सट्रीम है। मतलब 96% मुसलमान थे। आप सोच के देखिए कि कहीं भी 96% लोग अगर सोच लें कि 4% लोगों को मार डालना है तो एक आदमी नहीं बचेगा। आज कश्मीरी पंडितों के तमाम किस्से मेरे पास रिकॉर्डेड है, मैंने लिखा भी है, जहां कश्मीरी मुसलमानों ने उनको या तो बचाया या उनको निकल जाने में मदद की, उनको बताया कि कल तुम्हारे ऊपर हमला हो सकता है, रात को निकल जाओ। ये भी एक एक्सट्रीम है कि कश्मीर के सारे मुसलमानों के खिलाफ हो गए थे ये, और आज भी ये एक्सट्रीम है कि सारे मुसलमान उनके खिलाफ हैं। मैंने इसमें जानबूझ के उन्हीं पंडितों पर केंद्रित किया जिन्होंने 90 में घाटी नहीं छोड़ी और उन्होंने बाकायदा किससे बताया कि घाटी में कैसे मुसलमानों ने उनको बचाया। तो ये दूसरा एक्सट्रीम है कि सारे मुसलमान उनके खिलाफ हो गए। और ये कहना कि सिर्फ पंडित मारे गए थे, वो तो सिर्फ डेटा बहुत है कि 1.5 लाख के आसपास मुसलमान मारे गए थे। पॉपुलेशन बहुत कम थी, इसलिए संख्या की तुलना नहीं की जा सकती है। लेकिन कश्मीरी पंडितों की हत्या की जो आधिकारिक सूची है वो 300 कुछ की है और कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति जो बताती है वो 650 की बताती है। इतने ही कश्मीरी पंडित। पहला आदमी कश्मीर घाटी में मारा गया था आतंकवाद के दौर में, उसका नाम मोहम्मद यूसुफ कलवाई था। वो नेशनल कॉन्फ्रेंस का लीडर था। कम्युनिस्ट पार्टी के बहुत सारे लोग मारे गए, कांग्रेस के मारे गए, नेशनल कॉन्फ्रेंस के तो हजारों लोग मारे गए। शेख अब्दुल्ला के सगे भतीजे मारे गए, फारूक अब्दुल्ला के सगे चचेरे भाई मारे गए। मतलब एक तरह से कहा जाए तो उन लोगों पर हमले हो रहे थे जो भारत की तरफ थे, जो ऐसा लगा था कि प्रो इंडिया है, उनके ऊपर हमले हो रहे थे। ये सीधा एक युद्ध था भारत सरकार और आतंकवादियों के बीच में। तो जो भी भारत समर्थक लग रहा था उसे मारा जा रहा था। और कश्मीरी पंडितों के बारे में ये परसेप्शन मैंने आपको बताया था ही कि वो हमेशा सत्ता के साथ रहते हैं, तो वो जो पलायन सवाल ले लिया जाता है। जो पलायन कश्मीरी पंडितों का हुआ, पलायन करने वालों की आर्थिक स्थिति क्या थी? आपने जो काम, 2 तरह के लोगों ने पलायन नहीं किया। एक वो लोग जिनके पास बहुत ज्यादा संपत्ति थी, जो सारी संपत्ति बेच नहीं सकते थे, तो उनके यहाँ क्या हुआ कि परिवार का एक हिस्सा चला गया और 1-2 लोग बचे थे। और दूसरे वो लोग जो इतने गरीब थे कि उनको ये भरोसा नहीं था कि जम्मू में जाके वो कुछ कर पाएंगे। जम्मू में उनका कोई रिश्तेदार ऐसा नहीं था, ऐसा कोई फैक्टर नहीं था। उसके अलावा देखिए कश्मीर के लगभग पूरे पंडित जो मिडिल क्लास में था उसने पलायन का रास्ता चुना। पलायन करके जो कश्मीरी पंडित बाहर आए उनको बहुत सारी सुविधाएं नहीं, इसके बारे में लोगों को नहीं पता है। मध्य प्रदेश में स्कूल कॉलेजों में, महाराष्ट्र में, आगे में इतने बड़े पैमाने पर हमको नहीं पता है कि दूसरी जाति या दूसरे समुदाय के लोगों का पलायन और इतना ज्यादा सपोर्ट मिला है।
पहली बात तो ये कि इस तरह का मास पलायन किसी एक समुदाय का कभी नहीं होता, बहुत साफ मैं आपको बताऊं। और दूसरी बात कि कश्मीरी पंडितों ने जितना झेला है उसकी तुलना में वो सुविधाएं कुछ नहीं। अगर आप उससे मतलब हाँ ठीक है, उनको आर्थिक सहायता भी मिली, राशन भी मिला, नौकरियों में रिजर्वेशन भी थोड़ा बहुत मिला, स्कूलों और कॉलेज में एडमिशन का भी मिला, लेकिन जो झेला है उन्होंने, आप ये सोचिए ना कि अचानक एक दिन आप जिस घर में बरसों से रहते आ रहे हैं, आपकी पीढ़ियां रहती आ रही हैं, आप अचानक उसको छोड़ के चले जाते हैं, 4-5 साल तक इंतजार करते हैं कि स्थितियां अच्छी होंगी तो लौटेंगे, तब तक आप कैंप में रहते हैं, आपके बच्चों की पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है, पूरी एक इकोनॉमी, पूरी साइकोलॉजी आपकी डिस्टर्ब हो जाती है, और 5 साल बाद आपको समझ में आता है कि आप लौट नहीं सकते, फिर आप पौने दाम पे अपना मकान बेच देते हैं। ऐसे सैकड़ों कश्मीरी पंडितों को मैं जानता हूं जो लौट के कभी गए ही नहीं, इनकी हिम्मत ही नहीं है, हिम्मत मतलब डर नहीं, इमोशनल हिम्मत नहीं है कि जाके उन जगहों को देखे तो छोड़ के आए थे। तो मैं एक बात हमेशा कहता हूं कि कश्मीरी पंडितों के दर्द को बढ़ा चढ़ा के कहना और सांप्रदायिक नफरत पैदा करने के लिए इस्तेमाल करना, जैसा कि उस फिल्म में इस्तेमाल किया गया था, ये गलत है। लेकिन साथ में कश्मीरी पंडितों के दर्द को ट्रिविलाइज करना, बहुत छोटा बता देना, या ये कहना कि सरकार ने बहुत सुविधा दी थी। यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए हैं, मैं पूछ रहा हूँ कि अगर आपके परिवार को 13,000 रुपए हर महीने, 40 किलो चावल और कुछ एक नौकरियों में, कुछ एक कॉलेज में रिजर्वेशन किया जाए, तो क्या आप अपना घर हमेशा के लिए छोड़ के ऐसे चले जाएंगे कि कभी लौट के ना है? क्या ये बहुत है उसके लिए? तो जब हम कश्मीरी पंडितों के दर्द को ट्रिविलाइज करते हैं तो दरअसल हम सांप्रदायिक तत्वों को ही एक जस्टिफाई कर रहे होते हैं कि ये ऐसे लोग हैं जिनको कश्मीरी पंडितों के दर्द का एहसास नहीं है। मैं आपको बताऊं कि कश्मीरी पंडित जो जम्मू में आए, उनके अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम जानते हैं क्या थी? मानसिक बीमारियों की। गर्भपात में महिलाओं की मानसिक बीमारियों के चलते लोगों की याददाश्त चली गई है, लिखने की ताकत चली गई है। तो जिस तरह, और जम्मू में जो उनके साथ व्यवहार हुआ है, बलात्कार हुआ उनकी महिलाओं के साथ, क्या क्या नहीं हुआ है जम्मू। और जम्मू में आने के बाद तो वो कह भी नहीं सकते कि यहाँ अत्याचार हो रहा है, क्योंकि जम्मू से कहीं और जाने के लिए जगह नहीं थी उनके पास। और एक समुदाय के रूप में कश्मीरी पंडित जो उनकी समृद्ध उसकी संस्कृति थी, वो संस्कृति नष्ट हो गई। उनके बच्चे अपनी भाषा भूल रहे हैं, तो उनका जो दर्द था उसको ट्रिविलाइज नहीं किया जा सकता। लेकिन ये सच्चाई है कि दर्द केवल कश्मीरी पंडितों ने नहीं झेला, हर कश्मीरी ने झेला। कश्मीरी पंडित बाहर निकल के दर्द झेल रहे थे, कश्मीरी मुसलमान बाहर रह के दर्द झेल रहे थे। दिन रात बंदूकों के साए में रहना। 2 साइकोलॉजिकल स्टडीज हैं जो बताती हैं कि कश्मीर के अंदर और बाहर जो कश्मीरी गए, यानी पंडित और मुसलमान, दोनों के बीच में मनोवैज्ञानिक बीमारियां देश में सबसे ज्यादा हैं, अगर जनसंख्या के अनुपात में आप देखें तो पूरे कश्मीर ने झेला है। उसमें किसी एक को कह देना कि नहीं पंडित तो बहुत मजे में, हाँ 2 पीढ़ी संघर्ष करके, 1 पीढ़ी संघर्ष करके अब वो अच्छी नौकरियों में आ गए हैं, उनके बच्चे अच्छे से पढ़ रहे हैं, और उनमें से बहुत सारे मुसलमानों के लिए सांप्रदायिक नफरत के शिकार हैं। ये सब सही है, लेकिन जो पीढ़ी वहां से निकल के आई उस पीढ़ी ने बहुत कुछ झेला है। उसने वैसा ही विस्थापन झेला है जैसा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के विभाजन के समय झेला गया। वो सवाल है उससे आखिर में मेरी तरफ से, जो लोग रह गए कश्मीर, वो पंडित जो बाहर नहीं आए, जैसे संपत्ति बचाने की कुछ और चीजें थी जिसने उनको रोका, या उनके पड़ोसियों ने, उनके समाज के आसपास के लोगों, सबके अलग अलग कारण है, सबके अलग अलग कारण है। उस पर बात करेंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। 5 मिनट बचे हैं सवाल, मैं एकदम समय से अपना सत्र समाप्त करूंगा, बिल्कुल लंबा। जितने लोग यहाँ मौजूद हैं उनसे आग्रह कर, उनके मन में किसी तरह की कोई जिज्ञासा, कुछ जानना चाहते हो कश्मीर के बारे में, तो आप इज्जत अपनी बात रख सकते हो। संबंध है या नहीं, दूसरा कि आगे का 370 का रिमूव कर देने से कश्मीर की समस्या का समाधान हो जाए, आपका सवाल का जवाब देता हूँ। 35 से और 370 का सीधा संबंध है। 35 से वहां की संपत्ति के बारे में था कि कश्मीर की संपत्ति कोई बाहर का व्यक्ति नहीं खरीद सकता है। कश्मीर में एक नागरिकता भी थी वहां पे कि महाराजा गुलाब सिंह के समय जो कश्मीर में रह रहा था उसके परिवार को भी नागरिक माना जाता। उसको बदल के बाद में किया गया सर्टिफाइड में कि आजादी के समय जो कश्मीर के नागरिक थे उनको ही कश्मीर की सब्जेक्ट माना गया, उन्हीं को सरकारी नौकरियां मिल सकती थी, वही जमीन खरीद सकते थे। और 370 के हटाने से कश्मीर समस्या अगर हल होनी होती तो फिर हम इसी बात में कर नहीं करते। 370 के हटाने से कश्मीर समस्या नहीं हल होगी। जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि कश्मीर एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम है, जब तक हम ये नहीं मानेंगे कि पता कैसे हटाएगा। संविधान सभा का प्रतिनिधि मान लिया गया विधानसभा को, विधानसभा का प्रतिनिधि मान लिया गया उत्तर प्रदेश से आए हुए एक राज्यपाल को,
और उत्तर प्रदेश से आए हुए एक राज्यपाल और गुजरात के 2 लोगों ने मिलकर निर्णय ले लिया कि कश्मीर में 370 हटा दिया जाएगा। यानी कश्मीर के बारे में इतना बड़ा निर्णय लिया गया और उसमें एक भी कश्मीरी को शामिल नहीं किया गया। आपको लगता है कि उसके बाद कोई भी कश्मीरी उसको लेकर पॉजिटिव सोचेगा? और फिर आप सेना के सहारे, ठीक है हमारी सेना बहुत वीर है, हमारी सेना बहुत पावरफुल है, आप सेना के सहारे 1000 साल तक कश्मीर पर कब्जा बनाए रख सकते हैं, लेकिन जो कश्मीरी दिल जीतना होता है, जिसमें कश्मीरी तिरंगे को देख के उसी तरह से हर्षित हो जैसे मैं और आप होते हैं, वो इन सारी चीजों से नहीं होगा। ये बिल्कुल तय बात है। 32 साल हो गया वहां पर आर्मी को, 32 साल में आर्मी साल नहीं कर पाई, तो अगले 3200 सालों के साथ नहीं कर पाए। आप देख ही रहे टारगेटेड किलिंग से शुरू हो गई है, जो स्थितियां वहां है। मैं तो लगातार टच में रहता हूँ, मैं जानता हूँ कि जिन कश्मीरी पंडितों ने 90 के दशक में भी घाटी नहीं छोड़ी थी, वो अब घाटी छोड़ के बाहर निकल गए। जो कश्मीरी पंडित संघर्ष समिति के अध्यक्ष हैं, हमारे बहुत अच्छे लोग, उनकी स्थिति यह है कि मैं उनके घर ऐसे ही पहुंच जाया करता था कभी। आज उनसे मिलने के लिए मुझे मैसेज करना पड़ता है, मैसेज का इंतजार करना पड़ता है, फिर कोई गोपनीय जगह तय होती है जहां मैं जाके इंतजार करता हूँ। पहले उनका अंगरक्षक आता है, देखता है, उसके बाद वो आते हैं। तो और जो वहां पे एकदम शानदार तरीके से घूमते थे, अपना आराम से सब कुछ करते। तो स्थितियां अभी बहुत खराब है, बाहर से देखने को समझ में नहीं आती, अंदर से देखते हैं। सर मुझे फिलहाल कोई रोशनी दिखाई नहीं देती। अगर कोई ईमानदार सरकार जो कश्मीर को अपना हिस्सा, जमीन कोई नहीं, वहां के लोगों को भी समझे, जो कश्मीर की प्रॉब्लम को पॉलिटिकल प्रॉब्लम समझे, जो कश्मीर के लोगों से बातचीत कर सके और 10 साल तक लगातार ढंग से काम करे, तब शायद कश्मीर में कोई उम्मीद पैदा होगी। फिलहाल मुझे कोई उम्मीद नजर नहीं आती और ये कहने वाली वी हैव लॉस्ट कश्मीर इमोशनली, फिजिकली इट्स बहुत शुक्रिया आप लोगों का धीरज से, ये बात आपको कहने की मैं कर देता हूँ। बहुत शुक्रिया आप लोगों का धीरज से सुनने के लिए। फिर मिलते हैं, बात करते हैं। शुक्रिया।